गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं बहुत बहुत सारा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी आ गई है। तो जो भी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जोश नहीं आता है, ऐसा सबके मन में चल रहा होगा। ऐसा मुझसे किसी ने कहा नहीं, ये मेरा अपना अनुमान है और मुझे पता है कि सबको ऐसा ही लगता है जब तक वैकेंसी नहीं आती है। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट का आउट होता है तभी हमारे दिमाग में जोश खरोश दौड़ने लगता है। इसके पहले हमारा वैसा दिमाग नहीं चलता है जैसा हमारा नोटिफिकेशन आउट होने के बाद चलता है। ये सबके साथ है। तो अब तो आ गई ना, अब तो पढ़ना मन लगा के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग पहले मन लगा के नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे। मतलब कि अब आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सब आपका पढ़ा हुआ है, बस सब आपको तरीके से रिवीजन देना है। तो आपको मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग जितने भी लोग हैं, जो भी हमेशा तैयारी कर रहे हैं, अक्सर पढ़ते हैं, रेगुलर हैं, कंटिन्यूटी बना के रखे हैं, आप लोग प्लीज़ सिविल जज का छत्तीसगढ़ का जो है फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा। एग्ज़ाम देने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपको अपनी सबसे पहली बात तो है कि इंसान जब तक अपनी कमी के बारे में नहीं जानता है, वो उसको दूर करने की कोशिश कर ही नहीं पाता। ऐसी बात भी नहीं है कि हम सिर्फ कमियां ही कमियां देखते जाएं और उसे दूर करने का प्रयास न करें। जैसे ही हमें अपनी कमी पता चले उसी तुरंत उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें वहाँ सुधार नहीं करते हैं तो वो कमियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती और वो हमारे साथ साथ काफ़ी लंबे टाइम तक दूर तक चलती है और वो हमें बर्बाद कर देती है। तो एग्ज़ाम इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी कमी को देखें, अपनी कमी को जांचें और आगे उसको ठीक करने की कोशिश करें कि वो गलती हमसे दोबारा ना हो। तो अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें, जैसे कि मैंने एक बिहार बीपीएससी के लिए बनाया था सिविल जज के लिए, जिसमें मैंने ये बताया था कि कौन कौन से कोर पेपर हैं, कौन कौन से मेजर पेपर हैं जिसको आप तैयार करें तो आपका बिहार जो है प्री आसानी से निकल जाएगा। तो वैसे ही अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए, जिसमें मैं आपको ये कहूँ कि आपको बताऊँ कि किस किस में पेपर में आपको कितना ध्यान देना है, कितना कम, किसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा उस पर कोशिश कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। जैसे ही वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बना दूँगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जितना मैंने देखा है, मैं आपको ये कहूँगी कि एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी जो है आप बहुत अच्छे से पढ़िए। कम से कम 10 क्वेश्चन तो उससे आते ही हैं। एक ईयर के क्वेश्चन मैंने आज ही देखे तो मुझे पता चला कि कम से कम 10 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से थे और करीब 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सीआरपीसी से थे। तो आप सोच समझ सकते हैं कि आपको सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट किस तरीके से पढ़ना है। तो मेजर पेपर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, ये सब तो आप एकदम बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए अपना रिवीजन करना। तो आज इसी कड़ी में और इसी क्रम में ही मैं सीआरपीसी आपको थोड़ा सा हेल्प करने जा रही हूँ, आपकी थोड़ी सी मदद। पूरी मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता, इंसान को खुद अपनी करनी पड़ती है, तो पढ़ना आपको ही है। मेरे से थोड़ी बहुत आपकी जो मदद हो सकेगी वो मैं कोशिश करूंगी करने की। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आईपीसी का जो सीआरपीसी का जो सबसे पहला सेक्शन है 2A, जो कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। जमानती और अजमानती अपराध क्या होते हैं। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं दी गई है इसमें। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है किसी भी एक्ट का, जो परिभाषित खंड होता है, उसको पढ़ना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो पूरा पेपर, जो पूरा एक्ट उन्हीं पर टिका हुआ है। उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल आपको हर जगह, मतलब जब तक वो एक्ट ख़त्म नहीं होगा आपको उन्हीं शब्दों को बार 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 रूबरू होना पड़ेगा, वो आपको बार बार दिखाई देंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझिए और बहुत ही ज़्यादा ठोस कर लीजिए उसको। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। जमानती और अजमानती अपराध क्या होते हैं। तो बैरक में लिखा हुआ है कि जमानती अपराध वैसे अपराध होते हैं जो कि आपके प्रथम फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा, यानी टाइमिंग इन फोर्स कोई अदर लॉ के थ्रू जो है उन्हें जमानती बताया गया है, तो वो हो गए जमानती अपराध। और ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा जो है वो अजमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। तो सिर्फ इतना ही जान लेना आपका काफ़ी नहीं है। बेरेक में जो लिखा हुआ है तो सिर्फ इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कुछ खासा समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि इसको आप कम से कम बुक से पढ़िए। अभी मैं आपको बता ही दूंगी और आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपकी किताब में इस तरीके से ना दिया हो, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि किताबों में दिया ही होता है।
तो नोट करिएगा आप, इसमें बताया गया है कि जो भी अपराध 3 साल से नीचे की सजा के कारावास से या सिर्फ जुर्माने से दंडनीय होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल तो चर्चा हमने कर ही ली, तो 3 साल से नीचे की सजा के जो प्रावधान वाले अपराध होते हैं या सिर्फ जुर्माने से दंडनीय अपराध जो होते हैं उन्हें हम जमानती अपराध की श्रेणी में रखते हैं। अब इसके बदले में, यानी इसका उल्टा ठीक, 3 साल से ऊपर की सजा वाले कारावास वाले जो अपराध हैं या फिर मृत्युदंड हो गया या आजीवन कारावास हो गया, तो ये आपका आ जाएगा अजमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में इन्हें हम रखते हैं। इसका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, शायद आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। इसमें मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट ने बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को क्लियर करके समझाया है कि अगर लिखा हुआ है जमानती और अगर लिखा है अजमानती, तो आप इसका मतलब ये ना समझें कि अगर आपने कोई जमानती अपराध किया है तो जमानत आपको मिल ही जाएगी, और अगर आपने कोई अजमानती अपराध किया है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। ये एक संदेह है, तो ये संदेह आप अपने दिमाग में मत पालिए। ये कोर्ट कह रहा है कि आप इस तरीके का संदेह अपने दिमाग में मत पैदा करिए, बल्कि कोर्ट ने यहाँ पे, न्यायालय ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि जमानत एक नियम है और निरोध उसका एक अपवाद। ये लाइन आपको, ये जो है सेंटेंस आपको हर जगह जो है दिखाई दिया होगा और ये एग्जाम में बहुत बार आया भी है, इसीलिए मैं इसकी चर्चा आपसे कर रही हूँ। तो और यहाँ पे कोर्ट ने इस सेंटेंस के बाद में कहा कि जमानती अपराध का मतलब है, आप अपने अंदर जो आधार आप लोगों ने बनाया हुआ है कि जमानती अपराध मतलब जमानत मिल जाएगी, अजमानती अपराध मतलब नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जमानती अपराध जब आप करते हैं तो जमानत मांगने का आपका अधिकार होता है कोर्ट से, आप अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। और अजमानती अपराध की जब कैटेगरी होती है, यानी जब आप कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं, तो आपका अधिकार नहीं होता कोर्ट से मांगने का, बल्कि ये कोर्ट के डिस्क्रिएशन यानी न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में आपको बेल दें, जमानत दें या ना दें। तो उम्मीद करती हूँ कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा लंबा वीडियो मैं इसे बनाना नहीं चाहती, और आपको बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिफरेंसेस भी पढ़ने हैं, तो उसके लिए फिर से वीडियो बनाया जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में साफ साफ बता दीजिएगा कि भाई तुम्हारा पढ़ाया वो कुछ समझ में आता नहीं, ठीक से बताया करो, तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। क्रिटिसिज्म भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आराम से खुल के आप जो है बता सकते हैं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ या मैं सही से समझाती नहीं हूँ, खुल के बताइएगा। और अगर अच्छा पढ़ाती हूँ तो इसमें भी कंजूसी मत कीजिएगा बताने में कि तुम अच्छा बताती हो, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मन लगा के पढ़िए, मेजर पेपर स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और इधर उधर फालतू कहीं दिमाग मत लगाइए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए जियो और जीने दो। और वैकेंसीज तो आ गई है, अब जब बिहार की और झारखंड की और यूपी की आएगी तो फिर आप उसके हिसाब से लग जाइएगा। अभी जो आई है उसके हिसाब से पढ़िए। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट, इसके बाद वाले पॉइंट पे जो भी मुझे दिखाई देगा मैं शुरू करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ही वीडियो बना सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट करके जो आप बोलना चाहे कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा, ठंड से बच के रहिएगा।